नमस्कार। कभी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जिससे माफी की उम्मीद करना मानो दीवार से सर टकराने जैसा हो, जो कभी किसी भी हाल में अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। आज हम इसी फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एहसास है ना कि बात हमेशा मुझ पर ही घुमा दी जाती है, ये बहुत से लोगों के लिए एक जाना पहचाना दर्द है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें आप फंस जाते हैं, जहां गलती किसी की भी हो, आखिर में दोष आप पर ही आ जाता है। और हाँ, ये वाला तो क्लासिक है। मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा लगा। सुनने में तो ये माफी जैसा लगता है, पर असल में ये माफी है ही नहीं। ये जिम्मेदारी लेने के बजाय आपकी भावनाओं को ही गलत ठहरा देता है। मतलब प्रॉब्लम मेरे बर्ताव में नहीं, तुम्हारे महसूस करने में है। इससे इंसान को और भी ज्यादा अकेला और खारिज किया हुआ महसूस होता है। और जब इस तरह के बर्ताव के पैटर्न इतने मिलते जुलते होते हैं, मतलब हर किसी का अनुभव लगभग एक जैसा होता है, तो ये सब एक ही बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि गलती स्वीकार करने में इस तरह की अक्षमता के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, ये असल में ताकत की निशानी नहीं है, बल्कि सोर्सेस बताते हैं कि ये एक बहुत ही गहरी अंदरूनी कमजोरी की बात है। रेडिट के एक यूजर मारिका पे ने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। सोचिए एक गुब्बारे के बारे में जो बहुत ज्यादा फुला दिया गया हो। बाहर से बहुत बड़ा और शानदार दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला और इतना नाजुक एक छोटी सी पिन की चुभन भी उसे फोड़ सकती है। उनका अहंकार, उनकी सेल्फ इमेज कुछ ऐसी ही होती है, नकली और बेहद नाजुक। तो माफी मांगना इनके लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उनके लिए अपनी गलती मानना सिर्फ एक गलती मानना नहीं है, ये उनके लिए उस पूरे गुब्बारे को फोड़ने जैसा है, अपने पूरे वजूद पर एक हमले जैसा। इसे नार्सिसिस्टिक चोट भी कहते हैं। ये उनकी उस कहानी को तोड़ देता है जिसमें वो हमेशा हीरो या बेचारे पीड़ित होते हैं। इससे सिचुएशन पर उनका कंट्रोल चला जाता है और उन्हें उस गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जिससे वो पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो सच्ची माफी नहीं मांग सकते तो उसकी जगह क्या करते हैं। चलिए उन आम जुमलों और तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे वो माफी मांगने से बचते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक सच्ची माफी की बुनियाद होती है जिम्मेदारी लेना। इसका मकसद रिश्ते को सुधारना और सामने वाले के दर्द को समझना होता है। वहीं दूसरी तरफ एक नॉन अपॉलॉजी का मकसद होता है खुद को बचाना, दोष किसी और पर डालना और आखिर में खुद बेचारा बन जाना। एक रिश्ता जोड़ती है तो दूसरी और ज्यादा दूरियां पैदा करती है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, इसे अक्सर नार्सिसिस्ट की प्रार्थना कहा जाता है। ये इनकार और दोष मढ़ने के पूरे चक्र को परफेक्टली समराइज करता है। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो सच्चाई से लगातार दूर ले जाती है। शुरुआत होती है साफ इनकार से कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये खत्म होती है सीधे सीधे आप पर ही इल्जाम लगाकर कि तुम इसी के लायक थे। तो ठीक है, अगर ये साफ है कि एक सच्ची माफी तो मिलने से रही, तो फिर क्या किया जा सकता है? अब हमें अपना नजरिया बदलना होगा। प्रतिक्रिया देने के बजाय एक रणनीति बनानी होगी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, किसी दूसरे इंसान को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन हम उनके साथ अपनी बातचीत का तरीका, वो जो डायनामिक है, उसे जरूर बदल सकते हैं। शक्ति उन्हें बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपनी भूमिका को संभालने में है। उन रिश्तों के लिए जिनसे हम बच नहीं सकते, जैसे कि परिवार या काम की जगह, सोर्सेज एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं। इसका नाम है ग्रे रॉक मेथड। ये ग्रे रॉक मेथड है क्या? सोचिए, ऐसे लोग ड्रामा और इमोशनल रिएक्शन से अपनी एनर्जी लेते हैं। ग्रे रॉक मेथड का मतलब है कि आप जानबूझकर एक उबाऊ भूरे पत्थर की तरह बन जाएं। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं। आप आग में घी डालने के बजाय ईंधन ही हटा देते हैं। जब उन्हें आपसे कोई ड्रामा या मजा नहीं मिलता, तो वो बोर होकर कहीं और चले जाते हैं। तो इसे असल में किया कैसे जाए? पहला, फैसला करें कि अब आप इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, अपनी भावनाएं या विचार उनके साथ साझा करना बंद कर दें। छोटे और तथ्यात्मक जवाब दें। तीसरा, पत्थर बन जाएं। उन्हें वो इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए जिसकी वो भूखे हैं। और चौथा, याद रखिए, अगर ये सब भी काफी नहीं है, तो उस स्थिति से खुद को पूरी तरह दूर कर लेना ही सबसे सही विकल्प हो सकता है। ग्रे रॉकिंग के अलावा भी खुद को बचाने और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कुछ और बहुत जरूरी रणनीतियां हैं। सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है, और ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, ये अपने लिए होती हैं।
ये साफ तौर पर ये बताती हैं कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। जैसे, अगर आप मुझ पर चिल्लाएंगे तो मैं ये बातचीत यहीं खत्म कर दूंगा। ये आपके पर्सनल स्पेस की बाड़ की तरह है। उनकी एक बहुत आम टैक्टिक होती है आपको अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने पर मजबूर करना। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है खुद पर भरोसा करना। अपनी भावनाओं और यादों को वैलिडेट करें, वो सच हैं। ये सब अकेले झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये आपकी सारी एनर्जी खींच सकता है। इसीलिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो आपकी बात सुने और आपको याद दिलाएं कि आपकी हकीकत असली है। आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि मकसद किसी बहस को जीतना नहीं है, क्योंकि आप जीत ही नहीं सकते। असली जीत तो अपनी मानसिक शांति को बचाने और उसे वापस पाने में है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी शांति की रक्षा के लिए इस हफ्ते कौन सी एक छोटी सी सीमा तय की जा सकती है। याद रखिए, दूसरों का बर्ताव हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी अपनी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। अपनी शांति को प्राथमिकता दीजिए।